हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम जो अपनी बीएससी थर्ड ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री में 3 बुक है, एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ये आज का जो वीडियो का वो फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर होगा, ठीक है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है फोटो केमिस्ट्री ने कौन सी फोटो केमिस्ट्री। तो इस फोटो केमिस्ट्री वाली यूनिट का हम रिवीजन करेंगे। इस फोटो केमिस्ट्री वाली यूनिट में इतने सारे टॉपिक हैं, एक लैम्बर्ट का नियम, बियर का नियम, उष्मा तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। स्टार्क प्रभाव, गोथस ड्रेपर का नियम, जेवलॉन्स की आरेख, स्फुरदीप्ति व परदीप्ति क्या होती है, स्फुरदीप्ति व परदीप्ति में क्या अंतर होता है, ठीक है। ने क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता, क्वांटम यील्ड, ठीक है। और क्वांटम दक्षता का प्रैक्टिकली मेजरमेंट कैसे करें, क्वांटम दक्षता का प्रायोगिक मापन, ठीक है। एक क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक जो क्वांटम दक्षता को प्रभावित करते हैं, और उच्च क्वांटम लब्धि व निम्न क्वांटम लब्धि के क्या कारण है, ठीक है। वे अभिक्रियाएं लिखो जिनमें क्वांटम लब्धि 1 से अधिक प्राप्त होती है, वे अभिक्रियाएं लिखो जिनमें क्वांटम लब्धि 1 से कम प्राप्त होती है। यदि क्वांटम लब्धि का मान 1 से अधिक तो उच्च क्वांटम लब्धि, यदि क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम तो निम्न क्वांटम लब्धि। और एक प्रकाश सिकुड़ाई कारक की भूमिका व प्रकाश सिकुड़ाई अभिक्रिया। मेरी मानो तो ये जो अपना टॉपिक है ये अपनी फोटो केमिस्ट्री वाली यूनिट है और इसमें इतने टॉपिक है। अब इन टॉपिकों में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं नहीं, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कुछ ही टॉपिकों को पढ़ते हैं, उनको पूरी यूनिट से काम नहीं है, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से काम है। तो उन बच्चों के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो गोथस ड्रेपर का नियम, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ने जेवलॉन्स की आरेख, स्फुरदीप्ति व परदीप्ति में अंतर, ठीक है। और तीसरा सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रकाश सिकुड़ाई कारक की भूमिका एवं अभिक्रिया, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये जो 3 टॉपिक है ये 3 टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। गोथस ड्रेपर का नियम और स्टार्क प्रभाव भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना नहीं कह सकते, फिर भी है ठीक ठाक है ये भी, ठीक है। और जेवलॉन्स की आरेख, स्फुरदीप्ति परदीप्ति, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जेवलॉन्स के आरेख वाला और प्रकाश सिकुड़ाई कारक की भूमिका वाला। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चन है, इनमें दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आना है इस यूनिट में, इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट का नियम क्या है कि जब एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को, अब फास्ट गति से रिवीजन करेंगे हम ने, जब एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को समांगी, यानी कि समांगी यानी कि मतलब पूरा जो माध्यम है ना, पूरा माध्यम, जैसे यहाँ पे सपोज इस तरह से मैं माध्यम ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे यानी कि जिस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है यहाँ पर भी उस तरह की प्रॉपर्टी पाई जानी चाहिए, यहाँ पर भी उस तरह की प्रॉपर्टी, यानी कि जो पूरा माध्यम है सभी जगह समान प्रॉपर्टी होनी चाहिए, समान गुणधर्म होने चाहिए। तो जब एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है, तो माध्यम की मोटाई के साथ, माध्यम की मोटाई लेंगे dx, माध्यम की मोटाई के साथ एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज की तीव्रता में कमी, एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज की तीव्रता में कमी आपतित तीव्रता के समानुपाती होती है। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, के लिखोगे, ठीक है, आई को नीचे लाओगे, के को इधर भेजोगे, तो के डी एक्स माइनस के डी एक्स डी आई अपॉन आई ने दोनों तरफ यानी इंटीग्रेशन समाकलन करने पर लोग इधर आ जाएगा, और I0 से लेकर I तक लिमिट लेंगे तो log I अपॉन I0 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस के एक्स, ठीक है, और I बराबर आ जाएगा I0 e की पावर माइनस के एक्स। सिंपल कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हो, सिंपल चीज़ों को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर इसमें देखो, ये तो बात कर रहा था समांगी अवशोषक माध्यम, लेकिन लैम्बर्ट बियर ने इसको, ये ओनली गैसों के लिए लागू है, ने किसके लिए, गैसों के लिए। अब बियर वाला भाई साहब क्या कहता है, बियर, लैम्बर्ट बियर का नियम, लैम्बर्ट बियर का नियम कहता है कि जब एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को, जब एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को समांगी विलयन में से गुजारा जाता है, जब एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को समांगी विलयन में से गुजारा जाता है, तो एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज की, तो ध्यान से समझना, तो एक चीज़ समझो, एक मिनट,
जब एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को सममांगी विलयन में से गुजारा जाता है तो विलयन की मोटाई के साथ साथ विकिरण की तीव्रता में कमी आपतित विकिरण की तीव्रता एवं विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। ये क्या है? कंसंट्रेशन विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। यहाँ पे भी वही प्रोसेस चलेगा न के नियतांक समानुपातिक नियतांक घटाएंगे, के आएगा डी आई के नीचे आई ले जाएंगे और डी एक्स को इधर पटक देंगे तो डी आई अपॉन आई बराबर माइनस के सी डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, ये भी ईजी है। तीसरा टॉपिक है ऊष्मा तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहता है ऊष्मा तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? देखो, ऊष्मा अभिक्रिया जब जैसे कोई अभिकारक अपने पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है, अब उस रिएक्टेंट को हम नीचे से हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई अपने पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट को हम नीचे से हीट दे रहे हैं, नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मा देने के कारण वो रिएक्टेंट किस में बदला, यानी कौन सा प्रोडक्ट बनाए, यानी कौन सा प्रोडक्ट बनाए, तो वो जो अभिक्रिया होती है उससे कहते हैं ऊष्मा अभिक्रिया। और जैसे कोई रिएक्टेंट अभिकारक है, यदि उस अभिकारक पर हम लोगों ने क्या किया, प्रकाश को आपतित किया, फोटोनों को आपतित किया और फोटोनों को उस रिएक्टेंट ने ऑब्जर्व किया, अवशोषित किया, फिर उसके बाद में उसने क्या प्रोडक्ट बनाए, वो जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब इनमें अंतर की बात की जाए तो ध्यान से सुनना, ठीक है। जब ऊष्मा तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर पड़ रहे हैं, ध्यान से समझो एक चीज। अब इनको तो मिटाई देते हैं नहीं, क्योंकि ठीक है, या रहने दे ऐसे कैसे ही मिटा देते हैं, मेरी मानो तो मिटाई देते हैं। इधर की साइड ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया, इधर की साइड प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ने जब किसी अभिकारक को ऊष्मा दी जाती है तो इसके बाद संपन्न होने वाले अभिक्रिया को ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ने जब किसी अभिकारक पर फोटोनों को आपतित किया जाता है तो उसके बाद संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देख इसमें इसमें अभिक्रिया का ताप मिश्रण की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी इसमें अभिक्रिया का ताप मिश्रण की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें अभिक्रिया का ताप मिश्रण की सांद्रता पर निर्भर न करके प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ओके, तो इस और ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं में लिखो तो यह अभिक्रिया अंधेरे में संपन्न हो जाती है। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया अंधेरे में संपन्न हो जाती है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अंधेरे में संपन्न नहीं होती है। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया में जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में इन अभिक्रियाओं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यहाँ पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ऊष्मा तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में आप बेसिक डिफरेंस कर सकते हो। आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको अपने टीचरों ने जो भी पढ़ाया उसको लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसमें ऐसी कोई खास चीज़ तो है नहीं है। ऊष्मा तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद में आता है स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव क्या कहता है, ध्यान से समझना, ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे अपने पास ये कोई अभिकारक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्क प्रभाव, स्टार्क आइंस्टीन मॉडल जो अपने पास है। स्टार्क आइंस्टीन मॉडल ये क्या कहता है, स्टार्क आइंस्टीन मॉडल कि जैसे अपने पास कोई अभिकारक है, अभिकारक या ऐसे कहें जैसे अपने पास कोई पदार्थ मैटर है। अब पदार्थ बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु
यानी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये अपने पास पदार्थ है। अब इस पदार्थ पर हमें कि जब मैं hν फोटोन आपतित करूँगा, तो ध्यान से समझना, ने जब इस पदार्थ पर मैं hν फोटोन आपतित करूँगा तो ये स्टार्क-आइंस्टाइन मॉडल क्या कहता है कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है और अणु क्या करता है, फोटोन का अवशोषण करने के बाद उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण करता है। नहीं समझ में? स्टार्क-आइंस्टाइन मॉडल क्या कहता है कि जैसे अपने पास कोई अभिकारक रिएक्टेंट है, ये पदार्थ है, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु काफ़ी सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब यहाँ पे ये क्या कहता है कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है, डायरेक्ट याद करो, एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। जैसे यहाँ पर मैंने hν फोटोन आपतित किया तो एक अणु ने एक फोटोन का अवशोषण किया, दूसरे अणु ने एक फोटोन का अवशोषण किया, तीसरे अणु ने एक फोटोन का अवशोषण किया, कर लिया ऐसे अवशोषण। और अवशोषण करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और उत्पाद का निर्माण करता है। और उत्पाद का निर्माण करता है, क्या का निर्माण करता है? उत्पाद का निर्माण करता है। देखो, उत्पाद का निर्माण करता है। E बराबर होता है Nhν। N क्या है? फोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोनों की संख्या। H क्या है? प्लांक नियत